जय हिंद। आज जानते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण शिक्षण प्रतिमान। रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा दिया गया जो शिक्षण प्रतिमान है, उस प्रतिमान के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या रॉबर्ट का शिक्षण प्रतिमान या रॉबर्ट ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसके अंतर्गत जानेंगे उन्होंने इस शिक्षण प्रतिमान को कुल अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पत्ति मूल्यांकन और जानेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है क्या। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो विकास है सन 1962 ईस्वी में रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, इसलिए इसे ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। इस प्रतिमान के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने किया जाता है और प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के यानी शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। 3 ध्रुवीय प्रक्रिया को 4 बुनियादी तत्वों में विभाजित करके इसे सरल बनाया है। रॉबर्ट ग्लेसर ने ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है यानी शिक्षण की जो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, इस ध्रुवीय प्रक्रिया को उन्होंने अपने 4 बुनियादी तत्वों में विभाजित किया है। यह प्रतिमान कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे निश्चितता का सिद्धांत, पूर्व अनुभव से संबंधित का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत आदि पर आधारित है। इसका प्रयोग किसी भी बुनियादी विषय शिक्षण योजना के लिए किया जा सकता है। इस शिक्षण प्रतिमान को मार्सावेल तथा ज्वाइस ने कक्षा सभा प्रतिमान यानी क्लासरूम मीटिंग मॉडल कहा है। क्लासरूम मीटिंग मॉडल कहा है। ग्लेसर ने संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है। कुल 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। दूसरा पूर्व व्यवहार, तीसरा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, चौथा निष्पत्ति मूल्यांकन। तो जानते हैं डिटेल्स में ये चारों क्या है। देखिए, ग्लेसर का जो बुनियादी प्रतिमान है, इसके अंतर्गत पहला जो आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, ये पूर्व व्यवहार ये दूसरे नंबर पे आता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। फिर उसके बाद पूर्व व्यवहार, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, फिर निष्पत्ति मूल्यांकन। फिर इन सभी को फीडबैक प्रदान किया जाता है। आगे जानते हैं एक एक करके। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व निर्धारित करता है। यानी कि शिक्षण कार्य करने से पहले जो शिक्षक योजना बनाता है, यह उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं और सीखने की सीमा का बोध कराते हैं। इनमें वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। शिक्षण करने से पूर्व यह निर्धारित कर लेता है कि यानी जो शिक्षक होता है
शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व यह निर्धारित कर लेता है कि उसके द्वारा दिया गया शिक्षण के किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में आयोजित की गई कोई भी शिक्षण क्रिया छात्र के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी। इस तथ्य को समुचित व्याख्या की अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाती है। ये सभी चीजों की जो व्याख्या करता है उसे की अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाती है। दूसरा जो आता है एंटरिंग बिहेवियर यानी पूर्व व्यवहार। पूर्व व्यवहार से तात्पर्य छात्रों की उन योग्यताओं या व्यवहारों से है जो पाठ्यवस्तु की बोध गम्यता के लिए आवश्यक है। किसी भी छात्र को अध्ययन करने से पहले उनके प्रारंभिक व्यवहारों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि स्तर, सीखने की योग्यता आदि का आकलन किया जाता है। इसमें छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार की पूर्व जो उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार है उसी को ही पूर्व व्यवहार कहते हैं। अतः अनुदेशनात्मक उत्तरदायित्व की सीमाएं पूर्व व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक पहुंचाती हैं। कहने का तात्पर्य जो छात्रों का उसके व्यवहार है, यानी क्लास में आने से पहले का उसका जो ज्ञान है, क्षमता है, योग्यता है, उसका जो व्यवहार है उसी को कहते हैं पूर्व व्यवहार। तीसरा जो आता है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो होता है। अनुदेशात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य उन शिक्षण की उन क्रियाओं से है जो पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब शिक्षक द्वारा उपयुक्त दोनों क्रियाएं अनुदेशन तथा पूर्व व्यवहार लिया जाता है, यानी दोनों क्रियाओं से लिया जाता है जिसमें अनुदेशन तथा पूर्व व्यवहार आता है, तब उसी के अनुरूप शिक्षण की विधि, प्रविधि तथा शिक्षण अभियोग का प्रयोग अपने शिक्षण में करता है। कौन? शिक्षक। इसलिए इसे शिक्षण का क्रियात्मक भाग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है जिससे अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जिससे क्या होता है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का बराबर हस्तक्षेप रहता है। इसी के अंतर्गत अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। अगला जो है स्थिति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। निष्पत्ति मूल्यांकन से तात्पर्य परीक्षा तथा निरीक्षण विधियों से है, यानी जो निरीक्षण करते हैं निरीक्षण विधियों से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में परीक्षणों और निरीक्षणों के माध्यम से इस तथ्य का मूल्यांकन किया जाता है कि कहाँ तक छात्रों को विषय वस्तु का स्वामित्व प्राप्त हो सका है, तो कहाँ तक प्राप्त हो सका है। इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए, किस प्रकार शिक्षण की सफलता और असफलता का पता लगाया जाए। इसके लिए मूल्यांकन के अनेक परीक्षणों जैसे प्रक्षेपी, निरीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण के इस अंतिम सोपान में छात्र की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है जिसे व्यवहार भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाजुला के इसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन किया जाता है, इसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। निष्पत्ति मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं के 3 लाभ होते हैं। प्रतिपुष्टि, जब शिक्षक को नए अनुदेशन को प्राप्त करना हो तो उसे यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि छात्र अनुदेशन के स्तर को प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। निष्पत्ति मूल्यांकन की सूचनाओं से ही मालूम होती है छात्र अनुदेशन कहाँ तक ग्रहण कर लिया है। दूसरा है कि पूर्व व्यवहार से उपयुक्तता प्रतिपुष्टि से यह ज्ञात हो जाता है कि अनुदेशन के समय जब सहायक व्यवहार का मापन किया जाता है तभी प्रतिपुष्टि का अधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग तब होता है जब शिक्षक यह पता लगाता है कि अनुदेशन क्यों असफल हुआ, तब कहा जा सकता है कि प्रतिपुष्टि अनुदेशन के अंत में अधिक लाभदायक होता है। तीसरा है कि अनुदेशन प्रक्रिया की उपयुक्तता, जब अनुदेशन प्रक्रिया की उपयुक्तता को देखी जाती है तभी प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषकर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब
एक अनुदेशन प्रक्रिया का प्रभाव दूसरी अनुदेशन प्रक्रिया के प्रभाव के अंतर करना हो। ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान उपयुक्त चारों सोपान शिक्षण प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित है। इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार इसका संबंध बदलता रहता है। प्रत्येक सोपान एक दूसरे से अवश्य प्रभावित होता है। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में उद्देश्यों का निर्धारण पर बल देते हुए उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व ही कर लिया जाता है, पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। दूसरा, इस प्रतिमान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं पद्धतियों को महत्व दिया जाता है। इस प्रतिमान में विषय वस्तु, छात्रों की योग्यता, शिक्षण सिद्धांत आदि को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य एवं प्रक्रिया को निश्चित किया जाता है। अगला, छात्रों के पूर्व व्यवहार और पूर्व ज्ञान एवं कक्षाकक्षी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण की योजनाएं तैयार की जाती है। अगला, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का मूल्यांकन उचित व्यवस्था की गई है। इसमें शिक्षक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तो हमने जाना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा दिया गया प्रतिमान, बेसिक टीचिंग मॉडल। आप सभी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब उन विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य करें जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद।